11 बज चुके थे। शहर के पुराने बाजार की लाइटें आधी बुझ चुकी थी और हवा में धूल और ठंडक का अजीब मिश्रण घुला था। इसी बाजार के कोने पर बना था पुराना रिक्शा स्टैंड, जहां रात को सिर्फ कुछ ही रिक्शा वाले नजर आते थे। रोहन एक निजी बैंक में काम करने वाला युवक। उसे अचानक ही एक जरूरी कागजात के लिए भानगढ़ गांव जाना था, जो शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर था। थोड़ी देर बाद रोहन शहर में जो पुराना रिक्शा स्टैंड था वहां पहुंच गया। पास ही में जो चाय की टपरी थी वहां कुछ रिक्शा चालक बैठकर चाय पी रहे थे। तभी रोहन ने उन रिक्शा चालकों के पास जाता है। भैया, कोई मुझे भानगढ़ छोड़ देगा क्या? मुझे जल्दी से जल्दी भानगढ़ गांव पहुंचना है। तो क्या आप लोगों में से कोई मुझे रिक्शा से भानगढ़ गांव छोड़ देगा? तभी एक रिक्शा चालक रोहन से कहता है, क्या बोल रहे हो बेटा? तुम क्या पागल हो गए हो? रात के लगभग 11 बज चुके हैं और इतनी रात को तुमको भानगढ़ जाना है? माफ करना बेटा, लेकिन हम लोगों में से कोई भी तुमको इस समय भानगढ़ नहीं छोड़ सकता। हाँ बेटा, इस समय तुम भानगढ़ जाने का तो भूल ही जाओ। अब तुम यहाँ से घर लौट जाओ और कल सवेरे भानगढ़ चले जाना। लेकिन भैया, मुझे तो किसी भी हालत में भानगढ़ अभी जाना है। मुझे बहुत जरूरी काम है, कृपया मुझे छोड़ दो ना। बेटा, यहाँ तुमको किसी का भी रिक्शा इस समय भानगढ़ जाने को नहीं मिलेगा। अगर तुमको भानगढ़ जाना ही है तो तुमको चलकर ही जाना होगा। हम लोगों में से तुमको भानगढ़ तो कोई छोड़ने वाला नहीं है। तभी अचानक पीछे से एक रिक्शा चालक अपना रिक्शा लेकर आने लगता है। जैसे ही रिक्शा उस चाय की टपरी के पास रुक जाती है, तभी रोहन उस रिक्शा चालक से कहता है, भैया, मुझे भानगढ़ जाना है। क्या आप मुझे अपने रिक्शा से भानगढ़ गांव तक छोड़ दोगे? बेटा, इस वक्त भानगढ़ गांव यह तो नहीं हो सकता। रात में भानगढ़ पहुंचना ठीक नहीं है। क्या हुआ भैया? भानगढ़ गांव क्यों नहीं जा सकते? क्या भानगढ़ गांव का रास्ता खराब है क्या, या कोई और बात है? बेटा, रास्ता खराब नहीं है, तुम्हारा वक्त खराब है। भानगढ़ जाना रात में अच्छा नहीं माना जाता। तुम चाहो तो मैं तुमको आगे रामपुर कस्बे में उतार दूंगा। वहां तुम्हें छोटे छोटे ठहरने के कमरे मिल जाएंगे। सुबह होते ही भानगढ़ चले जाना। रोहन को उस ऑटो वाले की बात अजीब लगी, पर रोहन को मजबूरी थी। उसे आज ही काम निपटाकर शहर वापस लौटना था। नहीं भैया, मुझे भानगढ़ तो आज ही पहुंचना है। आप पैसा थोड़ा ज्यादा ले लो, लेकिन मुझे भानगढ़ अभी पहुंचा दो। ठीक है बेटा, मैं तुमको भानगढ़ अभी पहुंचा देता हूं, लेकिन मेरी बात याद रखना, रात के कुछ रास्ते इंसानों के लिए नहीं होते। रोहन उसकी बातों को अंधविश्वास समझकर चुप बैठ गया और रिक्शा में बैठ गया। रिक्शा धीरे धीरे खाली सुनसान अंधेरी सड़कों से गुजरने लगी। हवा में अजीब खामोशी थी। कुत्ते भी आज कम भौंक रहे थे। रास्ते से अजीब तरह से आवाजें सुनाई दे रही थी। बेटा, तुम अकेले इंसान हो जो इतनी रात को भानगढ़ जा रहे हो। तुमको पता नहीं बेटा, भानगढ़ में इतनी रात को कोई इंसान नहीं जाता। मुझको रिक्शा चलाते हुए आज 15 साल हो रहे हैं, लेकिन मैंने मेरी जिंदगी में पहला इंसान देखा जो इतनी रात को अकेला भानगढ़ गांव जा रहा है। भैया, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि भानगढ़ जाने के लिए कोई भी रिक्शा वाला तैयार क्यों नहीं होता। ऐसा क्या है उस भानगढ़ गांव में? बेटा, वह तो मुझे भी नहीं पता कि भानगढ़ में क्या है, लेकिन लोग कहते हैं कि रात को भानगढ़ गांव जाना मौत को दावत देने जैसा है। करीब आधे घंटे के बाद रिक्शा रामपुर पहुंच गया। रिक्शा रुक जाता है। बेटा, मैं आखिरी बार तुमको कह रहा हूं, यही रामपुर गांव में उतर जाओ। यहां तुमको सामने ही 500 मीटर दूर ही एक छोटा सा कस्बा मिल जाएगा। वहां तुमको रात भर रहने के लिए कमरा मिल जाएगा। तुम भानगढ़ निकल जाना। नहीं भैया, मुझे अभी भानगढ़ पहुंचना है। आप मुझे अभी भानगढ़ गांव छोड़ दीजिए। आप मेरी चिंता मत कीजिए। ठीक है बेटा, लेकिन आगे जंगल वाला रास्ता पड़ेगा। मैं भानगढ़ गांव के दरवाजे तक नहीं जाऊंगा, बाहर ही छोड़ दूंगा। वहां से तुमको चलकर ही जाना होगा। ठीक है भैया, मुझे भानगढ़ गांव के पास तक छोड़ दो, मैं वहां से चलकर चला जाऊंगा। फिर वो दोनों वहां से आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद रिक्शा सुनसान कच्चे रास्ते पर पहुंच गया। रास्ता इतना डरावना था
कि उस रास्ते से कोई भी गाड़ी या इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। रात के ठीक 12 बज चुके थे। इधर उधर से उल्लुओं की, जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि रिक्शा के आगे कोई उनको बुला रहा हो। थोड़ी ही देर बाद रिक्शा भानगढ़ गांव के नजदीक पहुंच जाता है। बस बेटा, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। यहाँ से भानगढ़ गांव पास में ही है, आधा किलोमीटर। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, तुम अच्छे से भानगढ़ गांव पहुंच जाओ। रिक्शा वाले ने तुरंत अपना रिक्शा घुमाया और वापस लौटने लगा। रोहन उसे आवाज देता रहा, पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब रोहन अकेला था। रास्ते के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। हवा उनकी शाखाओं को हिलाकर एक भयानक फुसफुसाहट पैदा कर रही थी। रोहन ने अपना बैग ठीक किया और आगे बढ़ा। कुछ कदम चलने पर उसे एक टूटी चाय की दुकान दिखी। दुकान बिल्कुल सुनसान थी। उस दुकान के पास कोई नहीं था, सिर्फ एक लालटेन के और एक लकड़ी का बेंच था, थकावट से टूट चुका। रोहन उसी पर लेट गया। करीब 20 मिनट बाद रोहन को किसी के चलने की आवाज आई। रोहन चौकन्ना होकर खड़ा हो गया। तभी सामने से एक लंबा दुबला पतला आदमी धीरे धीरे आगे आते हुए दिखा। भैया रुकिए, क्या आप भानगढ़ जा रहे हो? क्या हुआ? तुम मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हो? भैया मुझे भानगढ़ जाना है। रात में अकेले जाना मुश्किल है। अगर आप भानगढ़ गांव जा रहे हो तो मुझे अपने साथ ले चलिए। मेरे साथ चलना है तो मेरी बातें माननी होगी, नहीं तो तुम्हारी लौटने की सुबह नहीं होगी। समझ गए ना? रोहन डर गया, लेकिन उसके ऊपर मजबूरी थी। इसके कारण उसने हाँ कर दी। ठीक है भैया, आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। बस मुझे भानगढ़ गांव तक आपके साथ आने दो। ठीक है, तो आ जाओ मेरे साथ साथ। और हाँ, भूल कर भी पीछे मुड़कर मत देखना। क्यों भैया, क्या होगा अगर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो? मैंने तुमको पहले ही बताया था कि मैं जो कहूंगा वो तुमको करना होगा। तो भी तुम मेरे बात को काट रहे हो। अगर मेरे साथ चलना है तो मैं जैसा बोलूंगा वैसा तुमको करना पड़ेगा, नहीं तो मैं चला। ठीक है भैया, मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा और आपकी हर बात मानूंगा। फिर रोहन और वो आदमी रास्ते से आगे बढ़े। कुछ ही दूर जाने के बाद चलते चलते आदमी बोला, अगर तुमको पीछे से कोई पुकारे तो भी मुड़कर मत देखना। इस रास्ते की आवाजें इंसानों की नहीं होती। ये सुन के रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। वो डर जाता है, लेकिन उसको भानगढ़ गांव किसी भी हालात में पहुंचना था, इसीलिए वो उस आदमी के साथ आगे बढ़ता गया। कुछ देर बाद पीछे से एक लड़की के रोने की आवाज आई। भैया लगता है कोई बच्ची रो रही है, लेकिन इतनी रात को इस समय कौन बच्ची रो रही है? चुप कर बेटा, बोलो मत। ये किसी बच्ची की या किसी इंसान की आवाज नहीं है। ये वो चीजें हैं जो रात में नए शिकार ढूंढती है। बस तुम पीछे मत देखना। ये सुन के रोहन खामोश हो जाता है। तभी अचानक रोहन को जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। उसके पैर आगे ही नहीं बढ़ पा रहे थे। भैया मैं आगे ही नहीं बढ़ पा रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मुझे किसी ने पकड़ लिया हो। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बेटा, तुम जैसे खड़े हो वैसे ही खड़े रहो। तुमको किसी ने पकड़ लिया है। अपना हाथ आगे बढ़ाओ, मैं तुमको खींच लेता हूँ। उसके बाद रोहन ने कांपते हाथ आगे बढ़ाए। तभी उस आदमी ने रोहन को अपनी ओर खींच लिया। कुछ आगे पहुंचते ही रोहन उस आदमी से बोला, भैया अब मुझे मेरे पैरों का बोझ कम लग रहा है। अगर आज आप नहीं होते तो मैं आज उसी अंधेरे में कहीं गुम हो जाता। आपकी वजह से आज मेरी जान बची। अगर मैंने तुम्हारा हाथ ना खींचा होता तो तुम इसी अंधेरे में खो जाते, हमेशा हमेशा के लिए। अभी अभी मौत के मुंह से बचे हो। अब तुम सुरक्षित हो। अब हम गांव में आ गए हैं। अब तुमको डरने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ ही मिनट बाद दोनों गांव की पहली बस्ती तक पहुंच गए। थोड़ी देर बाद वो आदमी रोहन को अपने मिट्टी के बने घर में ले आया। सुनो जी, आज फिर रात में आप उस भयानक डरावने रास्ते पर निकल गए थे। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि रात को उस रास्ते से मत आया करो, लेकिन आप मेरी बात सुनते कहाँ हो? अरे वो कोयली डरना नहीं,
मैं इस शहर वाले लड़के को आज भूत के चंगुल से बचा कर लाया हूं, और तुम कह रहे हो कि इतनी रात को बाहर क्यों जाते हो? क्या इस गांव के लोग रात में बाहर नहीं जाते हैं? सूरज ढलते ही डर के मारे अपने अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। नहीं बेटा, इस गांव के लोग रात को कभी बाहर नहीं निकलते। भानगर गांव के बाहर रात में आत्माओं का पहरा होता है। रात में इस गांव से बाहर जो गया वापस कभी नहीं लौटा। तो आप आज इतनी रात को कहां से आ रहे थे? और अभी आपने कहा कि इस गांव के लोग रात को बाहर कभी नहीं निकलते, तो आप कैसे रात को बाहर निकले थे? अपने बेटे को ढूंढने। वह भी तुम्हारी तरह रात को उसी राह पर गया था, पर कभी लौट कर नहीं आया। बेटा, ये बातें हम कल करते हैं। अब रात बहुत हो चुकी है, अब तुम सो जाओ। आसमान धीरे धीरे हल्का होने लगा था। थोड़ी देर बाद सवेरा हो जाता है। घर के बाहर अलाव जलाकर दोनों पति पत्नी आग के सामने बैठ के अपना शरीर गर्म कर रहे थे। सुनो जी, सुबह हो गई है। आपके उस शहर वाले की भी नींद पूरी हो गई होगी। अब उसके मन से रात का डर निकल गया होगा। घर के अंदर से रोहन चुपचाप खिड़की के पास बैठा था। वो रात की घटनाओं से अब भी कांप रहा था। फिर रोहन वहां से उठा और बाहर अलाव के पास जाता है। रात को आपने जो कहा था आपके बेटे के साथ, क्या सच में वही हुआ जो कल रात मेरे साथ हुआ था? बेटा, इस बात को पूरा 1 साल हो गया। हर रात मैं उसे उसी रास्ते से ढूंढने निकलता हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि वो मेरे पास मैं ही खड़ा है, लेकिन छूने जाऊं तो हवा में बदल जाता है। और कई बार तो ऐसा लगता है कि कोई घर में चल रहा है, पर जब देखते हैं तो कोई नहीं होता। मैं आज ही अभी कागजात लेकर वापस चला जाऊंगा। ज्यादा देर यहाँ रुकना ठीक नहीं है। शाम होने से पहले ही इस जगह को छोड़ देना बेहतर होगा। नहीं बेटा, आज अभी नहीं। सूरज पूरी तरह सिर पर आ जाए तब निकलना। यहाँ सुबह के वक्त भी साया भटकता रहता है। साया? कौन सा साया? मैं कुछ समझा नहीं। आखिर ये साया किसका है और इस गांव के लोग उससे इतना डरते क्यों हैं? ये वही छलावा है जो मेरे बेटे को ले गया, और मेरा बेटा कभी वापस नहीं आया। उस छलावा ने मेरे बेटे को निगल लिया बेटा। थोड़ी देर बाद उस आदमी ने रोहन को गांव के बाहर जो तालाब है वहां तक छोड़ने आ जाता है। तालाब का पानी ठहरा हुआ था, जैसे सालों से कोई लहर ना उठी हो। वहां एक बुजुर्ग औरत मिट्टी के घड़े में पानी भर रही थी। अरे वो गजोधर आज फिर रात में अपने बच्चे को ढूंढने गए थे क्या? उस डरावने रास्तों में तुम्हें जरा भी डर नहीं लगता? हाँ, लेकिन अम्मा, इस बार मैं घर अकेला नहीं आया था। इस बार मैंने इस शहर के लड़के को उस रास्ते से बचाकर लाया हूँ। बेटा, तुम इस गांव में शहर से क्यों आए हो? तुमको पता नहीं, रात को इस गांव में किसी का छलावा घूमता रहता है। बूढ़ी अम्मा, मैं इस गांव में मजबूरी में आया था, इसीलिए इस भैया ने मुझे बचाया। यदि ये भैया ना होते तो शायद कल रात मेरी अंतिम रात होती। बेटा, भानगढ़ में 2 तरह के लोग आते हैं। एक जिन्हें यहाँ कुछ खोजना होता है और दूसरे जिन्हें यहाँ कुछ खोजना नहीं चाहिए था। उसी पल हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई, जैसे कोई पुरानी सड़ी हुई मिट्टी उठ गई हो। तभी बूढ़ी अम्मा चिल्लाकर बोलती है, चलो यहाँ से जल्दी, वो साया फिर हमारे गांव की तरफ आ रहा है। जल्दी भागो बेटा, नहीं तो हम सबको ये साया निगल लेगा। चलो जल्दी भागो भागो। तीनों वहां से गांव की तरफ तेजी से घर की ओर भागने लगते हैं। भागते भागते रोहन ने उस आदमी से पूछा, भैया, आखिर ये साया है कौन? कोई मुझे बताएगा? और ये दिन में भी कैसे दिखाई दे रहा है? अभी नहीं बता सकता बेटा, तुम बस दौड़ते रहो। घर जाने के बाद सब बता दूंगा। भागते भागते दोनों आधे रास्ते में पहुंच गए। तभी अचानक रोहन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसको अपने पीछे लंबी सी काली परछाई आती हुई दिखती है। उसका ना कोई चेहरा ना आकार, बस एक ऊंची लहराती परछाई जो हवा के साथ रोहन के पीछे पीछे आ रही थी। रोहन डर से जम गया।
तभी सामने से भागते हुए आदमी चिल्लाने लगा। मुड़कर मत देख, तू फिर से उसी जाल में फंस जाएगा जिस जाल से कल रात मैंने तुमको बचाया था। रोहन झट से आगे मुड़ा और आगे भागने लगा। थोड़ी देर बाद दोनों घर पहुंच जाते हैं। क्या हुआ जी? आप तो इस लड़के को छोड़ने गए थे, तो आप दोनों घर वापस क्यों लौट आए? और तुम दोनों इतने घबराए क्यों लग रहे हो? कोयली, वो साया हमारे पीछे लग गया था। हम दोनों जैसे तैसे घर तक पहुंच गए, लेकिन वो साया हमारे ही पीछे आ रहा था। हे भगवान, इस गांव पर किसकी नजर लग गई है जो अब दिन में भी ये साया हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है? हे भगवान, ये अच्छा संकेत नहीं है। बेटा, आज जो हमारे पीछे पड़ा हुआ था, ये वही साया है जिसने मेरे बेटे को निगल लिया था, और लगता है ये साया तुम्हारे पीछे ही पड़ा है। लेकिन ये साया मेरे पीछे क्यों पड़ गया है? मेरा इससे क्या लेना देना? क्योंकि तुम भानगढ़ में ऐसे दिन आए हो जिस दिन ये साया नए मेहमान को ढूंढता है और उसे मारकर अपने साथ ले जाता है और अपना गुलाम बना लेता है। क्या मतलब? आप कहना क्या चाहते हो? आपका मतलब है कि मुझे ये साया मारना चाहता है? हाँ, आज इसके चुने हुए व्यक्ति की मौत का दिन है। यदि उसने तुम्हें चुना है तो भगवान ही रक्षा करे तुम्हारी। इंसानों की तो बस की बात नहीं। उस आदमी की बात सुनकर रोहन का चेहरा सफेद पड़ जाता है। मेरी मौत का दिन आप क्या कह रहे हो? मैं तो बस इस गांव में मेरे कागजात लेने आया था। बेटा, इस साये का लक्ष्य कभी अचानक नहीं होता। ये उसी को चुनता है जो किसी अधूरी आत्मा से जुड़ जाता है। लेकिन मेरी किसी आत्मा से क्या दुश्मनी हो सकती है? मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ। तुमने वही गलती की जो मेरे बेटे ने की थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। तुमने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। कौन सी गलती? बताइए ना भैया, आखिर मेरे से कौन सी गलती हुई जिसके वजह से मैं इसका दुश्मन बन गया? रास्ते में रात को किसी पुकार का जवाब देना जो मेरे बेटे ने की थी और कल तुमने की। मैंने तुमको कल रात को समझाया था कि पीछे मुड़कर मत देखो और किसी का जवाब मत दो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। ये सुन के रोहन का दिल मानो धड़कना भूल गया था। तभी रोहन कांपते हुए बोला, कल रात मुझे जो रोने की आवाज सुनाई दी थी वो उसी लड़की की थी जो बचाओ कहकर मदद की गुहार लगा रही थी। हाँ बेटा, वही आवाज, लेकिन वो आवाज लड़की की नहीं थी। वो उसी आया की लुभाने वाली पुकार थी और तुमने उस आवाज का जवाब दे दिया। जो भी उसकी पुकार पर जरा सा भी ध्यान देता है वो उसके निशाने पर आ जाता है और उस छलावे के जाल में फंस जाता है जहां से लौटना किसी के बस की बात नहीं होती। तो क्या अब मैं भी उस रहस्यमयी छलावे की मौत का अगला शिकार बन चुका हूँ? क्या मेरी किस्मत भी उन्हीं लोगों जैसी होने वाली है जो आज तक इस गांव से अचानक गायब हो गए? तभी वहां पर बूढ़ी अम्मा आ जाती है। बेटा, तुम उस साए की शिकार तो बन गए हो, लेकिन बच भी सकते हो अगर अपनी किस्मत का एक काम पूरा कर दो तो। बूढ़ी अम्मा, आप जानती हैं ये लड़का इस छलावे से कैसे बच सकता है? यदि आपको इससे बचने का कोई उपाय हो तो बताइए ना। छलावा जिसे एक बार चुन लेता है वो केवल डर से नहीं टूटता, बल्कि उस कड़वे सच से मारा जाता है जिसे वो पूरी जिंदगी छुपाता आया है। कौन सा सच अम्मा? वो सच जो इस छलावे को इतना ताकतवर बना देता है, या वो सच जो इस गांव ने बरसों से दफन कर रखा है? बेटा, तुम यहाँ सिर्फ कागज लेने ही आए हो ना? मगर कौन से कागज? पहले ये तो मुझे साफ साफ बताओ, क्योंकि इस भानगढ़ में हर कागज की अपनी एक कहानी होती है। मेरी कंपनी के बहुत पुराने खातों के कागजात हैं अम्मा, जो बरसों पहले भानगढ़ के इसी बंद पड़े गोदाम में रखवा दिए गए थे। गजोधर और बूढ़ी औरत एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरों पर डर की एक नई परत उभर आई थी। ये तो वही गोदाम है जहां मेरा बेटा आखिरी बार गया था और वहां से लौट के नहीं आया। क्या आपका बेटा उस सरकारी गोदाम में गया था? लेकिन आपका बेटा उस सरकारी गोदाम में क्यों गया हुआ था?
बेटा वो गोदाम इस भानगर गांव की सबसे पुराने मौतों का घर है। उस गोदाम में सालों पहले आग लगी थी। कई मजदूर अंदर फंसकर मरे थे और कहते हैं उनकी आत्माएं आज तक उस गोदाम के बाहर नहीं आ पाई। अब तक उस गोदाम में उनकी आत्माएं भटकती है। तो मैं अब क्या करूं? उन कागजातों को कैसे वहां से निकालूं? लेकिन उनको निकालना भी जरूरी है। बेटा अगर तुम सच में बचना चाहते हो तो आज तुम्हें उन आत्माओं को मुक्त करना होगा जो उस गोदाम में बहुत समय से बंद है। मैं कैसे उन भटकी हुई आत्माओं को मुक्त कर सकता हूँ अम्मा, जब मुझे तो ये भी नहीं पता उनके साथ कौन सा अन्याय हुआ। बेटा जिस कागज के लिए तुम इस गांव में आए हो वही कागज आग के असली कारण को छुपाता है। कई मजदूरों की मौत को दुर्घटना नहीं माना गया था, वो किसी बड़े घोटाले का राज छुपाता है। बेटा वो साया तुम्हारा पीछा इसलिए कर रहा है क्योंकि अगर तुम वो कागज ढूंढ लो तो उसके कैद किए गए लोगों की आत्माएं आजाद हो जाएंगी। मतलब ये सिर्फ कोई भूतिया या अलौकिक मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक ऐसा अपराध छुपा है जिसकी सच्चाई सामने आए बिना न तो वे आत्माएं मुक्त होंगी और न ही ये छलावा इस गांव को छोड़कर जाएगा। हाँ, और जिनकी आत्माएं मरी वो अपनी सच्चाई चाहते हैं और अपने न्याय मिलने की प्रतीक्षा कर रही है। तभी अचानक उधर से वो काली परछाई दरवाजे के बाहर दिखाई देने लगती है। न चेहरा न आंखें, सिर्फ अंधेरा। चलो रोहन, तुम्हारा समय पूरा हो गया है। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ये छलावा तो दिन में भी आने लगा है। ये तो कभी दिन में नहीं आता था और आज तो ये घर के दरवाजे के पास तक आ गया है। इसका मतलब है इस शहर के लड़के को ये छलावा अपने साथ ले जाना चाहता है। तभी अचानक साया आगे बढ़ने लगा। उसकी परछाई कमरे में फैलने लगी। रोहन दीवार से टिक गया। उसकी सांसें रुकने लगी। तभी उस आदमी ने एक पुरानी राख की थैली उठा ली। बेटा पीछे हट, ये मेरी आखिर की कोशिश है। अब तो ये भभूति ही हमारी रक्षा करेगी। उस आदमी ने उस राख को हवा में उछालकर ऊपर फेंका। राख चमकती हुई परछाई पर गिरती है और परछाई जोर से चीखती है। साया पीछे हट जाता है। तभी आदमी सबको भागने के लिए कहता है, भागो जल्दी, नहीं तो साया फिर से जाग जाएगा। बेटा गोदाम में जो सच है वही तुम्हें बचाएगा। जल्दी मेरे साथ बाहर निकलो, ये साया कुछ देर तक ही रुकेगा। रोहन डर से कांपता हुआ उस आदमी के पीछे पीछे दौड़ पड़ा। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। बाहर रात का अंधेरा अब और भी भारी लग रहा था। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थी जैसे कोई बड़ी ताकत उन्हें खींच रही हो। बेटा भागते रहो, गोदाम यहां से आधा किलोमीटर दूर है। ध्यान रखना, रास्ते में अगर कोई पुकारे मुड़ना मत और गोदाम में जाकर जल्दी अपना काम खत्म करना। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन वो साया मुझे छोड़ तो देगा ना? नहीं, वो तब तक तुम्हारा पीछा करेगा जब तक तुम सच्चाई उसे नहीं सौंप देते। बेटा वो रहा भानगढ़ गांव का पुराना गोदाम। गोदाम आधा जला हुआ था। कांच टूटा, दीवारें काली, दरवाजा आधा टेढ़ा। मानो पूरा गोदाम मृतात्माओं की सांसों से भरा हो। पत्ती की गंध, जली लाशों का एहसास और दीवारों पर गहरे काले हाथों के निशान। रोहन की टांगें कांपने लगी। ये कैसी जगह है जहां घुसते ही सांसें जमने लगती हैं, दिल बेवजह घबराने लगता है और ऐसा महसूस होता है जैसे इस जले हुए गोदाम की हर दीवार, हर टूटा हुआ कांच और हर काला निशान भयानक राज की गवाही दे रहा हो। बेटा यही वो सभी मजदूर जलकर मरे थे और यही बंद है वो राज जिसके लिए तुम आए हो। दूर एक लोहे की अलमारी थी, धूल से भरी पर ताला टूटा हुआ। दोनों अलमारी के पास पहुंचते ही रोहन ने अलमारी खोली। अंदर फाइलें, पुराने रिकॉर्ड और एक मोटा रजिस्टर था। उस आदमी ने झट से रजिस्टर उठाया और रोहन को दिया। बेटा यही है वो रजिस्टर जिसमें सिर्फ हिसाब किताब नहीं बल्कि उन बेगुनाह लोगों की मौत का
पूरी तरह सच दर्ज है, वही सच जिसने इस गोदाम को श्रापित बना दिया और उन आत्माओं को आज तक चैन से मरने नहीं दिया। रोहन ने उस रजिस्टर को खोला। उसमें साफ साफ लिखा था, मजदूरों की मौत कोई हादसा नहीं थी। गोदाम मालिक ने बीमा राशि पाने के लिए जानबूझकर आग लगवाई थी। उसी समय गोदाम का पूरा दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया और अंधेरे में वो साया प्रकट हो गया। तभी काला धुंधला भूत रोहन की ओर बढ़ा। गजोधर ने एक और राख की मुट्ठी उठाई, लेकिन इस बार उस साए पर उस राख का कोई भी असर नहीं हुआ। उस साया ने उस आदमी को पकड़कर उसे हवा में उछाल दिया। वह आदमी दीवार से टकराकर गिरा। साया धीरे धीरे रोहन के सामने आया और बोला, अब तुम भी उन आत्माओं की तरह यही रहोगे। अचानक गोदाम से डरावनी डरावनी आवाजें आनी शुरू हो जाती है, जैसे सभी आत्मा एक साथ वहां चिल्लाने लगी। रोहन समझ नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है। तभी दीवारों से दर्जनों मजदूरों की आत्माएं बाहर निकली। आग से झुलसे शरीर, काली आंखें, हाथ फैले हुए। गजोधर आदमी फर्श पर पड़ा, चिल्लाया। इन सभी आत्माओं को देख के साया पीछे हटने लगी। ये सब देख के साया चीख पड़ा, रुक जाओ, मैंने तुम्हें बांधा था। तुम सब मेरा आदेश मानोगे, नहीं तो मैं तुम सबको निगल जाऊंगा। लेकिन इस बार मजदूर की आत्मा उस साए की बात नहीं सुन रहे थे। उन्होंने उस साए को पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे साए की चीखें खामोशी में बदल गई। काले हाथों के निशान दीवारों से मिटने लगे और गोदाम में भरी ठंडी हवा पहली बार किसी सुकून जैसी लगी, मानो बरसों बाद उन आत्माओं को इंसाफ और मुक्ति मिल गई हो।